मॉर्निंग। आप सभी का श्री गणेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन बले ब्राह्मणा के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। अभी आपने पीछे एक हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में पढ़ा था और अब हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप देखना चाहो तो चैनल पर जाके पीछे देख सकते हैं, लेकिन अभी हमें विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है कि हर एक पर्सन, हर एक व्यक्ति के अंदर उसका रंग, रूप, बुद्धि, आकार, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से और उसके रंग के रूप से, तो इस सारी चीज़ों में सभी के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। लेकिन उस व्यक्तिगत भिन्नताओं के होते हुए भी एक व्यक्ति जो है किस तरीके से कार्य करता है और कैसे कैसे वो आगे बढ़ता है और उसमें क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, तो इसके बारे में हमें जानेंगे। तो अब हम देखें कि अंत व्यक्ति के भिन्नता, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अंत व्यक्ति के भिन्नता। अब इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे कि एक शब्द से ही अंत मतलब अंदर, अंदर से कि हर एक व्यक्ति जो है वो मैंने बताया, जिसके नाम से ही पता है कि वो इंडिविजुअल मतलब डिफरेंस है, उसमें परिवर्तन है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर परिवर्तन है। तो इसमें अंदर से क्या परिवर्तन है, अंदर का अगर हम माने कि बाहर के गुणों को, बाहर के शरीर को देख के, उसके रंग को देख के, उसके आकार को देख के, उसके रूप को देख के तो हम बताते हैं कि ये फला का रहने वाला, फला का है। लेकिन जैसे जैसे उसके गुणों को देखते हैं कि अंदर से एक व्यक्ति से जब हम बात करते हैं तो बात करते हुए अंदर से उसके गुण कैसे हैं, वो बात कैसे करता है, वो किस भाषा में बात करता है और उसकी भाषा का पता चलता है। अगर कोई उसके अंदर सामने समस्या आ जाती है, उस समस्या का समाधान किस प्रकार से करता है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर के गुण, बाहरी आकार के साथ साथ अंदर के गुण जो है उसके कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जान पाते हैं। तो जैसे हम कहेंगे कि एक व्यक्ति की मतलब पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका हम बाहर से देखकर ये बता सकते हैं कि ये वहाँ का रहने वाला है। लेकिन उसकी जब भाषा आएगी, उसका कार्यशैली आएगी, कार्य करने का तरीका आएगा, उसके साथ हम रहेंगे, उसके संवेग से इमोशनल उसके जो बात होंगी उससे जानेंगे तो हम पता चलेगा उसका अंदर का स्वभाव कैसा है। तो इसलिए एक व्यक्ति का बाहरी और आंतरिक दोनों को मिलकर अंतर व्यक्ति की भिन्नता पाई जाती है। तो ये समझ गए होंगे आप कि अंतर का मतलब अंदर, तो उसके अंदर के गुण क्या हैं, उनमें सभी व्यक्ति के अंदर भिन्नता पाई जाती है। अब शील गुणों का परस्पर संबंध, इंट्रा रिलेशनशिप ऑफ ट्रेट्स। तो शील गुणों का मतलब है, अब शील गुण, अब देखा जाए तो शील गुण मतलब एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण हैं। अब गुणों में भी हम देखेंगे कि भी गुण, हमने कहा कि अरे वो व्यक्ति तो जो है ना पढ़ भी लेता है, घर का कार्य भी कर लेता है, वो सभी के साथ बड़े प्यार से रहता है, उसका जो उसका स्वभाव है वो बड़ा प्रिय है। तो हम एक व्यक्ति के उसके साथ रह के उन सारी चीज़ों को, उसकी सारी जो कार्य करता है, जो उसकी एक्टिविटी है, उनको देख के हम उनका आपस में क्या करते हैं, उन गुणों का आपस में परस्पर संबंध, एक दूसरे के साथ उसको कोरिलेट कर लेते हैं। जब उसको एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर लेते हैं तो हम उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं कि भी उस व्यक्ति के अंदर ये गुण है कि वो व्यक्ति जो है वो भावुक है, वो व्यक्ति गुस्से वाला है, वो व्यक्ति जल्दी कार्य कर लेता है। तो इसके बारे में अब सीखने की बेदिया दर, डिफरेंटाइल रेट ऑफ लर्निंग, और इसमें भी हम देखेंगे कि एक व्यक्ति जैसे टीचर पढ़ाता है, टीच करता है क्लास के अंदर, तो जब वो टीच करता है तो मैंने बताया पीछे भी इसमें टॉपिक में आया है कि उसके कारक के अंदर, फैक्टर के अंदर है कि भी मतलब उसकी सीखने की क्षमता क्या है। जैसे सिकनर के ने बताया था, उसने एक ग्रुप के ऊपर प्रयोग किया, उसके बारे में सभी व्यक्तियों के बारे में एक थ्योरी बना दी कि इसमें ये है। इसी तरीके से कि सभी व्यक्ति एक साथ और एक ही तरीके से एक ही टॉपिक को, एक ही कार्य करने के तरीके को जब हम करते हैं, वो एक साथ एक जैसा नहीं सीख सकते। सभी के अंदर अलग अलग सीखने की क्षमता है। कोई उस कार्य को जल्दी करना सीख जाता है, कोई उस कार्य को थोड़ी देरी में करना सीखता है, कोई व्यक्ति इसको प्रैक्टिस करके सीखता है। इसलिए वो क्या हुआ, उसकी बुद्धि, उसकी जो बुद्धि की अक्षमता है, वो बुद्धि की अक्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी बुद्धि की अक्षमता
कितनी है, वो किस तरीके से उसमें कार्य करता है। अब हम धारण करने की, अब इसी के साथ सीखने के साथ, जैसे सीखना मैंने पहले भी, अभी भी व्यक्ति तो सीखता तथा उम्र है, जीवन से लेके, उनकी गर्भ से लेके और जब तक मृत्यु नहीं होती बॉडी की तब तक सीखता रहता है। लेकिन उसके अंदर भी परिवर्तन है धारण करने की। धारण मतलब ग्रहण करना, कि धारणा करना। एक व्यक्ति ने, मैंने बताया कि लर्निंग प्रोसेस, उसने सीखना शुरू किया, उसने सीखा, लेकिन उसने कितनी मात्रा में उसको ग्रहण किया है। सीखा तो है, टीचर पढ़ा रहा है, कहीं अगर मान लिया कोई कार्य कर रहे हो, एक मिस्त्री मकान बनाता है और जब वो सीखता है तो धीरे धीरे उसको सीखना, मकान बनाना शुरू कर देता है, वो सीख लेता है सारी चीज को। उसी तरीके से कि उसने कितना धारण किया, जो टीचर ने पढ़ाया है कितने % उसने उसको ग्रहण किया है। विकास का बेदिया दर, अब विकास का रेट ऑफ ग्रोथ, विकास का, अगर भी एक बच्चे के अंदर जब 2 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, कोई किसी की तो मतलब ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है, किसी की ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे होती है, तो उसमें भी उसका इंडिविजुअल डिफरेंस है, वो विशेषता है उसकी, उसके अंदर भी क्या होता है कि उसका विकास की दर कितनी है। अब वंश परंपरा, अब हम देखा जाए तो इसके अंदर भी वंश और उसकी जो वातावरण है, इन दोनों का भी उसके ऊपर प्रभाव, या भी हमारे विशेषता में आती है कि भी जो बच्चा जिसने जन्म लिया है उसका वंशानुक्रम गुण जो है, उसका वंश कैसा है, उसका परिवार कैसा है, और परिवार उसका कैसा है, और जिस परिवार के अंदर रह रहा है तो उसका वातावरण कैसा है उस परिवार का, तो इसमें भी इस बच्चे के ग्रोथ के अंदर उसका। अब हम देखते हैं कि इसके साथ साथ उसकी विशेषताएं तो हमने देखी कि भी अंतर व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जाती है, उसके शील गुणों को भी हमने देख लिया, उसकी सीखने की भेदीय दर भी हमने देख ली, अब वो कितना ग्रहण करता है, विकास का भेदीय दर क्या है, मतलब उसकी ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ कितनी है, भी मतलब जो उसका शरीर है शारीरिक रूप से कितना जल्दी मतलब इसका विकास होता है, कितना जल्दी वो ग्रहण करता है सीखने की दर को। अब उसकी वंश और परंपरा जो है, परस्पर वातावरण का प्रभाव, वातावरण में रहते हुए भी किस तरीके से वो सीखता है। अब हम देखा जाए तो उसकी टाइप क्या क्या है। अब टाइप में हम देखेंगे कि एक बॉडी, पहले तो हम क्या लेंगे कि एक व्यक्ति का सबसे पहले हम उसका शारीरिक रूप से उसका शरीर कैसा है। अब शारीरिक रूप से एक मैंने अभी बताया कि शारीरिक रूप से मतलब उसका शरीर जो है, जो 2 बच्चे एक साथ जन्म लिया तो उनका किसी का बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, किसी का कम ग्रोथ करता है, तो शारीरिक रूप से भी उसकी भिन्नता पाई जाती है। और इसी तरीके से हम मानसिक रूप से देखते हैं कि मानसिक रूप से भी हर एक व्यक्ति के अंदर, मैंने बताया पहले भी कि भी उसका बुद्धि का विकास, मानसिक रूप से भी उसका दिमाग जो है वो कितना तीव्र बुद्धि है, उसके अंदर कितनी उसमें अक्षमता है, कितने जल्दी वो ग्रहण करता है और कितना कम ग्रहण करता है। तो ये सारी चीजें भी, जैसे किसी बच्चे के कार्य करने के तरीके को, उसको जो भी सीखता है उसको जल्दी से वो जब कैच करता है तो उसके बारे में भविष्यवाणी भी की जा सकती है कि ये बच्चा जो ना आगे जाकर ये बढ़ेगा, आगे जाकर ये करेगा। तो इसलिए मानसिक रूप से भी अलग अलग है डिफरेंसेस। अब संवेगात्मक इमोशनल, अगर हम इमोशनल रूप में देखें तो इसके अंदर भी हर एक व्यक्ति की इमोशंस, एक व्यक्ति जो है अगर उसका मतलब नकारात्मक उसके इफेक्ट हुआ, मतलब कोई कार्य करने लग रहा है उसमें उसको नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो एकदम संवेग में आ जाएगा कि मुझे लॉस कैसे हो गया। और एक व्यक्ति जो है दूसरा, अगर उसको लॉस हुआ तो उसमें क्या होगा कि चलो लॉस हो गया, इसको देखते हैं। तो ये 2 अलग अलग हुए, एक ने बहुत जल्दी उसको अपने ऊपर लिया मानसिक रूप से, और एक ने उसको देखा, देखते हैं जो भी हो गया है उसको धीरे धीरे हमें इसको कवर करेंगे। तो वो संवेगात्मक, एक काम करने में बहुत जल्दी करता है, एक जो उस काम को धीरे धीरे करता है, उसका संवेग मतलब इमोशंस कैसे है। फिर रुचि, अब कार्य करने के अंदर हर एक व्यक्ति की रुचि पढ़ने में है, एक व्यक्ति की रुचि जो है ड्राइंग बनाने में है, एक व्यक्ति की रुचि जो है वो खेल करने में, खेल में है। तो इसलिए इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग उसकी रुचि जो है वो भी मतलब इफेक्ट है, उसका भी इसका प्रभाव पड़ता है। फिर हर एक व्यक्ति के विचारों में भिन्नता, अब रुचि है तो उसकी विचारों में भिन्नता। अब हर एक व्यक्ति के क्या होंगे कि विचारों के अंदर है भिन्नता। विचारों में भिन्नता कैसे हुई, जैसे मैंने अभी बताया कि संवेगात्मक इमोशनल रूप से
एक व्यक्ति के सामने समस्या आई, एक ने बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर किया, एक ने जल्दी में आगे कवर किया, एक के ऊपर ज्यादा इफेक्ट हुआ। इसी तरीके से कार्य करने में हर एक व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं। किसी भी दो पर्सन के बैठे हुए कोई समस्या सामने आ जाती है और उस पर उनके अलग विचार होंगे, तो इसलिए सोचने का, उसकी सोचने की, फिर आ जाएगा कि विचारों में भिन्नता के साथ साथ वो सोचता कैसे है, सोचने में किसी भी कार्य को सोचने की भिन्नता, सोचने में भिन्नता, कैसे सोचने में, जैसे कोई समस्या आ गई, समस्या समाधान, समस्या का समाधान, फिर किस तरीके से, मतलब जब कोई समस्या आई तो किस तरीके से उसने समस्या का समाधान किया, और कोई उसकी कार्यशैली जो है वो किस तरीके की हुई। तो इसलिए इसमें क्या करना है कि मेरे हमें मतलब है इन सारी चीजों को देखते हुए हर एक व्यक्ति के अंदर जो है वो भिन्नता पाई जाती है। तो इसमें हमें अभी आपको क्या बताया है कि व्यक्तिगत भिन्नता की विशेषताएं क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। एक बार आप सभी बच्चे इसके बारे में इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एजुकेशनल शिक्षा। व्यक्तिगत भिन्नता होते हुए एक अध्यापक के द्वारा किस तरीके से एजुकेशनल इम्प्लीकेशन फॉर ए टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल मतलब एक्टिविटीज, मतलब किस तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नता होते हुए एक अध्यापक जो है वो बच्चों को किस तरीके से मतलब है उस शिक्षा को बच्चों को ग्रहण करने में सहायता करता है। तो इसमें सहायता करने का जिस तरीके से पहले हम पढ़ते थे तो उसमें क्या था कि मतलब एक बाल केंद्रित, मतलब शिक्षक केंद्रित हमारी शिक्षा होती थी। अध्यापक जो पढ़ाता था तो अध्यापक जो पढ़ाता, अध्यापक जो देता तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो विद्यार्थी उसको सीखता था। जैसे हम पूरा पुराने समय में अगर चले जाए कि हमारे जो गुरु होते थे, मतलब हमारे आश्रमों में बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे और वहाँ पर जो अध्यापक होता था वो हमारे मतलब उनको स्टूडेंट्स को जो है विद्यार्थियों को रट के, गा के या लिख के, लिखना भी बहुत कम होता था लेकिन उसके अकॉर्डिंग मतलब उनको सिखाता था। वो एक पद्धति थी, लेकिन अगर धीरे धीरे क्या हुआ, परिवर्तन आता चला गया और आज हमारी शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित हो गई है। बाल केंद्रित का मतलब क्या हुआ कि बच्चा किस तरीके से सीखता है, बच्चा कैसे सीख सकता है। अगर बच्चे का सीखने का की अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता उसकी कम है या बुद्धि उसकी रुचि नहीं है या उसमें कोई भी भिन्नता है तो वो किस तरीके से अध्यापक ने उसको पढ़ाना है। बाल केंद्रित का मतलब अध्यापक जो है बच्चे की बुद्धि के अकॉर्डिंग, उसकी आयु के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग उसको टीच करेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका मतलब है सिलेबस तैयार करेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि भी मतलब पाठ्यक्रम का निर्माण इन डेवलपमेंट ऑफ ए करिकुलम। पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है कि जो सिलेबस पढ़ाया जाता है। जैसे अब हम बीएड में आपको आज आप कर रहे हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब इसका पढ़ाने का मतलब क्या है कि भी मतलब हर एक आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, अध्यापक बनने जा रहा है जो, तो उसको अपने स्टूडेंट के बारे में पता होना चाहिए कि मेरी कक्षा के अंदर जो स्टूडेंट है उनका इंडिविजुअल डिफरेंस है, उनके अंदर अलग अलग परिवर्तन है, उनका शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, संवेगात्मक रूप से भी, लर्निंग प्रोसेस से। तो इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण, क्या होता है कि एक कक्षा के लिए जो है पाठ्यक्रम का निर्माण तो सभी के लिए इक्वल तैयार किया जाता है। लेकिन आज के समय में बच्चे की आवश्यकताओं को देखते हुए, उसके बौद्धिक विकास को देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है। और पाठ्यक्रम का निर्माण कि जिस तरीके से देखा जाए कि आज नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इसमें बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चे को हमें सारी चीजों को करके सिखाएं, मतलब बच्चे के सामने वो डालें और बच्चा उनसे करके सीखे, तो ताकि बच्चे के अंदर ज्यादा विकास हो। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करके ताकि मतलब सभी को पाठ्यक्रम एक जैसा दिया जाए, लेकिन अध्यापक जो है उस पाठ्यक्रम को लेके सभी बच्चों को उस पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा दे। इसी तरीके से देखा जाए डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, उद्देश्य
निर्धारण। अब उद्देश्य निर्धारण का मतलब क्या हुआ कि भी एक अध्यापक ने जो हमारा पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है, उस पाठ्यक्रम का निर्माण जो किया गया है वो किस उद्देश्य से किया गया है। अब उद्देश्य कौन सा हुआ, क्योंकि शिक्षा जो है वो हमारी किस में चली गई कि बाल केंद्रित हो गई है, शिक्षक केंद्रित ना होके बाल केंद्रित हो गई है। अब बालक की जब केंद्रित है तो उसमें उस बच्चे को उद्देश्य है कि बच्चे को हमें क्या पढ़ाना है। पाठ्यक्रम का निर्माण जो किया गया है एक उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। जैसे अब मैंने बताया कि छोटे बच्चे का जैसे उसके दिमाग का विकास है, वो सारा का संज्ञानात्मक विकास, उसका शरीर का विकास, उसके दिमाग का विकास 80% 6 साल तक हो जाता है। तो आज वो सारी एक्टिविटी का तो उसका उद्देश्य निर्धारण किया, तो सिलेबस जो है वो उसी तरीके का, इसी तरीके से ये सिलेबस का निर्धारण इस तरीके से किया गया कि बच्चों का एक टीचर के द्वारा किस तरीके से उनमें परिवर्तन करके कैसे मतलब उनको वो टीच कर पाएगा। तो एक उद्देश्य का निर्धारण, तो अध्यापक ने ये देखना है कि मेरी कक्षा के अंदर जो बच्चे उनका लेवल क्या है, उसका मानसिक स्तर कैसा है, उसका बुद्धि का विकास कैसा है, वो कितने, उसका लर्निंग प्रोसेस कैसा है, तो उस उद्देश्य का निर्धारण करके। अब इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के वर्गीकरण में। अब इस बात को हम देखें कि छात्रों का वर्गीकरण एक अध्यापक के द्वारा कैसे किया जाता है और उसको किस तरीके से लेना है। अब एक टॉपिक पढ़ाने लग रहा है, पाठ्यक्रम, मैंने बताया कि पाठ्यक्रम का निर्माण जो किया गया है, एक टीचर ने सभी स्टूडेंट को जब वो टॉपिक पढ़ाने लग रहा है तो टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते उसको टीचर को देखना, आकलन करते हुए, आकलन करके कि भी मतलब मेरे कितने स्टूडेंट को वो समझ में आया है, कितने को कितने समझ में नहीं आया है, और नहीं समझ में आया है तो मुझे किस तरीके से मतलब उन छात्रों का वर्गीकरण करना है, उनको किस तरीके से मुझे अलग अलग कैटेगरी में बांटना है, ताकि मैं जितना भी सिलेबस दिया गया है, पाठ्यक्रम दिया गया, उसको अच्छे तरीके से बच्चे को अधिगम करवा सकूं, लर्निंग करवा सकूं। अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियों में चयन। अब टीचिंग मेथड क्या क्या है। अब देखा जाए कि एक टीचर जो है लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा है, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो उसको क्या करना है कि उसने दूसरा मेथड कि मतलब जिन बच्चों को कि मैंने बच्चों का ग्रुप बना के पढ़ाना है, टीचिंग मेथड की बच्चों को ग्रुप बना के पढ़ाना है, या मुझे मतलब स्लाइड दिखा के प्रोजेक्टर में स्लाइड डाल के पढ़ाना है, या मुझे बच्चों को होमवर्क मतलब उसको कार्य दे के पढ़ाना है। मतलब वो बच्चों की आईक्यू क्या है, उस आईक्यू के अकॉर्डिंग बच्चे किस तरीके से किस मतलब शिक्षण विधि के द्वारा जो है, किस विधि के द्वारा बच्चे जो है अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन उनको पढ़ाने के लिए आगे हम देखेंगे कि किन साधनों का चयन किया जाए। अब किन साधनों का टीचिंग एड्स क्या क्या तैयार किए जाए। मैंने बताया कि एक स्टूडेंट को जो है ना, जिसको केवल लेक्चर मेथड से, तो एक टीचर क्या होगा, उसके सामने बोर्ड होगा, उसका मार्कर होगा और टीचर का लेक्चर होगा और उसकी एक्टिविटी होगी, वो उसका लेक्चर मेथड हुआ। दूसरा मैंने कहा कि डेमोस्ट्रेशन मेथड, हमने डेमोस्ट्रेशन लेना, तो डेमोस्ट्रेशन में हम उसको डेमो दे के दिखाएंगे, तो कुछ बच्चे डेमो देने के बाद जब वो देखेंगे तो वो सीख जाएंगे, वो डेमोस्ट्रेशन मेथड हो गया। तो उसमें हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें उसको जिस के बारे में डेमो देना है, जैसे प्रकाश संश्लेषण है, हमने उसके लिए हमें गमला भी चाहिएगा, उसके अंदर पौधा भी चाहिएगा, उसके अंदर हमें प्रकाश भी चाहिएगा और उसमें हमें एक कमरा भी चाहिएगा, तो उसको हमें डेमोस्ट्रेशन देंगे। तो इसलिए उसमें हमारे क्या होंगे, टीचिंग मेथड में हमारे मतलब क्या क्या टीचिंग पढ़ाते हुए टीचर जो है किस किस साधन का प्रयोग करता है, वो प्रोजेक्टर का प्रयोग करता है, वो टेलीविजन का प्रयोग करता है, वो स्लाइड का प्रयोग करता है, या वो कोई डेमो दे के करता है, या वो कुछ बना के मतलब करता है। तो वो क्या हो गया हमारे शिक्षण के साधनों का चयन। अब आ जाए क्लासरूम का साइज, मेन बात। अब दूसरी हमने सारी चीजें देख ली, हमने अपना पाठ्यक्रम का भी निर्माण कर लिया, हमने वो उद्देश्य भी देख लिया कि उद्देश्य का निर्धारण, उद्देश्य जो हमारा था उसी के अकॉर्डिंग ने पाठ्यक्रम का निर्माण किया था। जैसे ही टीचर ने पढ़ाना शुरू किया तो छात्रों का वर्गीकरण भी आ गया। इसमें फिर हमने शिक्षण की विधियों का चयन आया कि किस विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए, क्योंकि छात्रों के वर्गीकरण में निर्माण कि उनका वर्गीकरण कर लिया कि कितने बच्चों का ग्रुप है, क्या क्या, कोई प्रतिभाशाली है, कोई कम प्रतिभाशाली है, किसी की औसत बुद्धि है, किसी की मंद बुद्धि है, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में बच्चों का वर्गीकरण कर लिया। पर उसमें उसके उन कैटेगरी के अकॉर्डिंग शिक्षण विधियों का चयन किया, और उसके साथ साथ शिक्षण विधियों का चयन करने के बाद उसने क्या कि हमने किया कि क्या साधन कि उसके अंदर जो शिक्षण विधि है उसमें कौन सा साधन, कौन सा टीचिंग एड्स जो है वो प्रयोग होगा, उसका हमने चयन किया। अब हमने देखा कि वो सारी चयन करने के बाद है कि जो स्टूडेंट हमारे कक्षा का आकार कितना है। अब
आकार में अगर हम देखते हैं तो ये बात बड़ी मायने की रखती है कि अगर एक टीचर की क्लास के अंदर 40 से 50 बच्चे हैं तो उसमें क्या होगा कि टीचर जो है उन सभी बच्चों से आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे पीछे बैठे होंगे, कुछ बच्चे जो आगे होंगे, तो टीचर का आई कांटेक्ट जो आगे वाले बच्चों के पास सामने होगा। इसलिए कक्षा का आकार 20 से 25 बच्चों का अगर हो तो उसमें टीचर जो है अच्छे तरीके से हर एक बच्चे से इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से उससे मिल सकता है, व्यक्तिगत रूप से उसको उसकी समस्याओं का समाधान कर सकता है, देख सकता है कि मेरे बच्चे ने कितना सीखा है। तो अब हमने देखा कि फिर उसके बाद आता है कि होमवर्क का साइज का गृह कार्य की मात्रा। अब हमने देखना है कि एक टीचर ने कि उस गृह कार्य की कि जो बच्चा हमारा कि सभी बच्चों को हम गृह कार्य एक जैसा दे दे, नहीं, क्योंकि सभी बच्चों को हमने गृह कार्य एक जैसा दिया तो कुछ बच्चों को क्या होगा, जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से समझा तो वो उस गृह कार्य को अच्छे तरीके से करके लेके आएगा। लेकिन जैसे हमने ग्रुप बनाए हैं तो बच्चों के अक्षमता के अकॉर्डिंग, बौद्धिक अक्षमता के अकॉर्डिंग उन बच्चों को गृह कार्य दिया जाए और अगले दिन अध्यापक के द्वारा जो वो अच्छे तरीके से चेक किया जाए ताकि बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट हो। क्योंकि हमने ध्यान क्या रखना है, वो अध्यापक केंद्रित शिक्षा नहीं है, ये क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा है। अब व्यक्तिगत सहायता, अब व्यक्तिगत सहायता का मतलब है कि हर एक बच्चे की, जिस बच्चे ने जो टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी व्यक्तिगत सहायता करनी है, क्योंकि बच्चे को समझ में आने के बाद जैसे ही मैंने बताया कि 20 की क्लास है, 25 की क्लास है, अगर वो 40 की क्लास है तो टीचर को 40 की क्लास भी देखनी है, लेकिन उसमें भी टीचर ने अपना देखना होगा कि वो किस तरीके से उस क्लास में उन सभी बच्चों को इक्वलिटी से लेके चलेगा। लेकिन 20 से 25 बच्चों की क्लास है तो उसमें किस बच्चे को टीचर की सहायता है, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है तो उसको किस विधि से, किस मेथड से पढ़ाया जाना है, किस टीचिंग एड्स का प्रयोग किया जाना है और उसको किस रूप का गृह कार्य दिया जाना है। तो इसलिए इसमें हमने देखा कि विभिन्नता मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता होते हुए कि हमें किन किन चीजों का किस तरीके से हमें मतलब एक टीचर ने जो है बच्चे को पढ़ाने के लिए बच्चे को सामने मद्देनजर रखते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि सभी के सभी बच्चे, जितने भी बच्चे आए हैं जिनमें सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो उनको जो हमारे उद्देश्य है उसको किस तरीके से पूरा का पूरा कवर किया जा सके। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा है। अगर बच्चों आपको किसी को इसके बारे में समझ में ना आए तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं और उसका आंसर हमें आपको देंगे और इसके लिए आपका थैंक्स।